भौतिकी सिर्फ कुछ ऐसा नहीं है जो आप कक्षा में पढ़ते हैं या किताबों में पढ़ते हैं। यह आपके चारों ओर है, जो उस दुनिया को आकार दे रही है जिसमें आप रहते हैं। चाहे वह आपका सुबह का कॉफी कप में घूमना हो या कार में तेजी से बढ़ती गति का एहसास, भौतिकी हमेशा काम कर रही होती है। सबसे अच्छी बात यह है कि इन सिद्धांतों को देखने के लिए आपको महंगे प्रयोगशालाओं या जटिल उपकरणों की जरूरत नहीं है। इस यात्रा में हम एवरीडे भौतिकी के सरल और मजेदार प्रयोगों का पता लगाएंगे, जिन्हें आप घर पर या अपने बगीचे में आजमा सकते हैं। ये प्रयोग न केवल आपको वैज्ञानिक दृष्टिकोण से दुनिया को देखने में मदद करेंगे, बल्कि गति, ऊर्जा, प्रकाश और अन्य महत्वपूर्ण सिद्धांतों को समझने में भी मदद करेंगे। चाहे आप एक छात्र हों जो यह जानने के लिए उत्सुक हो कि चीजें कैसे काम करती हैं, एक शिक्षक जो इंटरैक्टिव गतिविधियां खोज रहा हो, या बस कोई जो प्रयोग करना पसंद करता हो, ये हाथों से किए जाने वाले प्रयोग भौतिकी को एक ऐसी रोचक और यादगार तरीके से जीवित करेंगे जिसे आप कभी नहीं भूलेंगे। तो तैयार हो जाइए भौतिकी की रोमांचक दुनिया में डुबकी लगाने के लिए, जहां मजा और सीखना एक साथ होते हैं। खेल केवल शारीरिक कौशल और रणनीति के बारे में नहीं होते, बल्कि यह उस विज्ञान के बारे में भी होते हैं जो हर हरकत को संभव बनाता है। जब आप कोई बॉल फेंकते हैं तो इसमें केवल मांसपेशियों की ताकत का काम नहीं होता। एक बॉल के यात्रा करने का तरीका इसके आकार और उस पर कार्य कर रहे बलों पर निर्भर करता है। आज हम एक मजेदार फिजिक्स चुनौती पर चर्चा करेंगे और हम चाहते हैं कि आप इसका हिस्सा बने। क्विज टाइम। अगर आप इन्हें समान फोर्स से फेंकें तो कौन सी बॉल सबसे दूर जाएगी? टेनिस बॉल, सॉकर बॉल या बेसबॉल? थोड़ा सोचिए, आपकी राय में कौन सी बॉल सबसे दूर जाएगी? क्या आपके पास जवाब है? तो चलिए इसे समझते हैं। जब आप कोई बॉल फेंकते हैं तो इसकी उड़ान की दिशा कई फैक्टर्स पर निर्भर करती है, जैसे स्पिन, एयर रेजिस्टेंस और ट्रैजेक्टरी। चलिए हम इन तीनों को समझते हैं और देखते हैं कि ये तीनों बॉल्स पर कैसे असर डालते हैं। स्पिन और शेप। प्रत्येक बॉल का आकार और सतह की बनावट अलग होती है, जो यह तय करती है कि आप उस पर कितना स्पिन डाल सकते हैं और यह हवा के साथ कैसे इंटरैक्ट करती है। उदाहरण के लिए, सॉकर बॉल को सटीकता से किक करने के लिए डिजाइन किया गया है, जिससे इसे फ्री किक्स में विभिन्न प्रकार के स्पिन डाले जा सकते हैं। एक बेसबॉल की सतह चिकनी होती है और इसमें सीम्स होती है, जो पिचर्स को स्पिन डालने में मदद करती हैं, जबकि टेनिस बॉल की सतह फेल्ट कवर्ड होती है और यह छोटी होती है, जिससे उस पर उतना स्पिन डालना मुश्किल होता है। अब बात करते हैं एयर रेजिस्टेंस, ड्रैग की। जितनी बड़ी सतह वाली बॉल होगी, उतनी अधिक हवा को पार करना पड़ेगा। सॉकर बॉल का आकार टेनिस बॉल और बेसबॉल से बड़ा होता है, इसलिए यह अधिक एयर रेजिस्टेंस का सामना करती है, जिससे इसकी गति जल्दी धीमी हो जाती है। दूसरी ओर बेसबॉल छोटा और घना होता है, इसलिए यह हवा को ज्यादा प्रभावी तरीके से पार करता है। टेनिस बॉल हल्की और फूली हुई होने के कारण अपने बड़े आकार के कारण अधिक एयर रेजिस्टेंस उत्पन्न करती है, जिससे इसकी गति में कमी आती है। ट्रेजेक्टरी और ग्रेविटी अंततः किसी भी चीज को जमीन पर खींचेगा, लेकिन हर बॉल ग्रेविटी के प्रभाव को अलग तरह से महसूस करती है। सॉकर बॉल लंबी, नियंत्रित किक्स के लिए डिजाइन किया गया है और इसका ट्रेजेक्टरी अधिक अनुमानित होता है, जबकि बेसबॉल अच्छा फोर्स डालने पर सीधे रेखा में यात्रा करता है, जिससे यह लंबी दूरी पर फेंकने के लिए आदर्श होता है। टेनिस बॉल हल्की होने के कारण ऊंची उड़ सकती है, लेकिन यह अधिक एयर रेजिस्टेंस के कारण अपनी गति जल्दी खो देती है। तो इन सभी फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए आपकी राय में कौन सी बॉल सबसे दूर जाएगी? तो अब सुनिए, जवाब है बेसबॉल। बेसबॉल उसके आकार के बावजूद लंबी दूरी तक यात्रा करने के लिए डिजाइन किया गया है। इसकी चिकनी सतह और छोटा आकार इसे एयर रेजिस्टेंस के माध्यम से प्रभावी रूप से कटने की अनुमति देते हैं, जो इसे सॉकर बॉल या टेनिस बॉल से ज्यादा दूर तक जाने में सक्षम बनाता है। जबकि सॉकर बॉल सही किक के साथ दूर जा सकती है और टेनिस बॉल ऊंची जा सकती है, बेसबॉल में स्पिन, एयर रेजिस्टेंस और ट्रेजेक्टरी के बीच परफेक्ट बैलेंस होता है, जो उसे सबसे दूर जाने वाली बॉल बनाता है।
अब जब आपको जवाब पता है, तो क्या आपने सही अनुमान लगाया? इस क्विज से यह साफ है कि स्पिन, एयर रेजिस्टेंस और ट्रैजेक्टरी की फिजिक्स बॉल की यात्रा को प्रभावित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अगली बार जब आप अपने पसंदीदा खेल में हिस्सा लें, तो याद रखें, हर फेंक, किक और हिट के पीछे एक अद्भुत विज्ञान है। क्या आपने कभी यह सोचा है कि कुछ बॉल्स दूसरों की तुलना में ज्यादा ऊंचाई पर क्यों बाउंस करती हैं? या फिर बॉल का बाउंस गर्मी और सर्दी में क्यों बदलता है? आज हम बाउंसिंग बॉल्स के फिजिक्स को समझेंगे और हमारे पास एक मजेदार चैलेंज है आपके लिए। चैलेंज: अगर आप एक रबर बॉल को रात भर फ्रिज में रखें, तो बाउंस की ऊंचाई में क्या बदलाव होगा? थोड़ा सोचिए। आपको क्या लगता है कि टेम्परेचर का बाउंस पर क्या असर पड़ेगा? क्या यह ऊंचा, कम या वैसा ही रहेगा? अपने विचार याद रखें, क्योंकि हम एक एक्सपेरिमेंट करेंगे और देखेंगे कि क्या होता है। जब हम बाउंसिंग बॉल्स की बात करते हैं, तो हम इलास्टिसिटी और एनर्जी कंजर्वेशन की दुनिया में प्रवेश कर रहे हैं। आइए इसे समझते हैं। इलास्टिसिटी और एनर्जी कंजर्वेशन: जब आप कोई बॉल गिराते हैं, तो यह जमीन से टकराती है और इंपैक्ट के कारण दब जाती है। फिर बॉल उस संग्रहित ऊर्जा को रिलीज करती है, जिससे वह ऊपर उछलती है। यही इलास्टिसिटी है, बॉल के दबने के बाद अपनी मूल स्थिति में वापस लौटने की क्षमता। जितनी बेहतर इलास्टिसिटी होगी, बॉल उतनी ही ऊंची उछलेगी। लेकिन यहां एक ट्विस्ट है। एनर्जी का कंजर्वेशन होता है, यानी बॉल अपनी ऊंचाई पर वापस नहीं आती, क्योंकि कुछ ऊर्जा गर्मी, ध्वनि और विकृति के रूप में खो जाती है। अब हम इसमें टेम्परेचर को जोड़ते हैं। टेम्परेचर का इलास्टिसिटी पर प्रभाव: जब एक रबर बॉल ठंडी होती है, तो इसके मॉलिक्यूल्स धीमे चलते हैं, जिससे रबर सख्त और कम लचीला हो जाता है। इसका मतलब है कि बॉल अपनी मूल स्थिति में वापस आने में उतना सक्षम नहीं होती, जिससे बाउंस कम हो जाता है। दूसरी ओर, जब बॉल गर्म होती है, तो मॉलिक्यूल्स तेजी से चलते हैं, जिससे रबर लचीला हो जाता है और बॉल को अधिक आसानी से कंप्रेस और ऊर्जा छोड़ने की क्षमता मिलती है, जिससे बाउंस ऊंचा हो जाता है। तो इस आधार पर हम यह अनुमान लगा सकते हैं कि एक ही ऊंचाई से गिराई गई बॉल, जो रात भर फ्रिज में रखी गई थी, वह कमरे के टेम्परेचर पर रखी बॉल की तुलना में कम ऊंचाई तक बाउंस करेगी। इंटरैक्टिव पोल: अब इसे इंटरैक्टिव बनाते हैं। अगर हम एक अलग प्रकार की बॉल, जैसे सॉकर बॉल या बास्केटबॉल का इस्तेमाल करें, तो क्या परिणाम समान होगा? वोट करें और देखें कि बाकी लोग क्या सोचते हैं। तो आज हमने क्या सीखा? टेम्परेचर का बॉल की इलास्टिसिटी और एनर्जी कंजर्वेशन पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। जब आप रबर बॉल को ठंडा करते हैं, तो यह अपनी लचीलापन खो देती है, जिससे वह कम ऊंचाई तक बाउंस करती है। अगली बार जब आप ठंडे मौसम में बॉल के साथ खेलें, तो याद रखें, हर बाउंस के पीछे एक अद्भुत फिजिक्स है। आज हम एक कार की गति के विज्ञान के बारे में जानेंगे। हम सभी जानते हैं कि जब हम गाड़ी चलाते हैं, तो हमारी गाड़ी अंततः रुक जाती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इसे रुकने में कितना समय लगता है और यह क्यों? आज हम फ्रिक्शन और मोमेंटम के सिद्धांतों के बारे में बात करेंगे, जो कार को रुकने में मदद करते हैं, और हम इसे एक मजेदार क्विज के साथ टेस्ट करेंगे। लेकिन पहले आइए एक पोल करते हैं। किसे रुकने में ज्यादा समय लगेगा? एक कार को बर्फ पर या एक कार को कंक्रीट पर? एक पल लें और सोचें, आपका अनुमान क्या है? जल्द ही जानेंगे। आप कमेंट सेक्शन में जवाब दे सकते हैं। समझने के लिए कि कार को कुछ सतहों पर रुकने में ज्यादा समय क्यों लगता है, हमें पहले दो महत्वपूर्ण अवधारणाओं, मोमेंटम और फ्रिक्शन, पर ध्यान देना होगा। मोमेंटम एक वस्तु के द्रव्यमान और उसकी गति का गुणनफल है। जितनी तेज कार चल रही होगी, उतना अधिक मोमेंटम होगा, जिसका मतलब है कि उसे रुकने में ज्यादा ताकत लगेगी। कार को रोकने के लिए हमें एक फोर्स लागू करनी होती है, जो उसकी गति के विपरीत काम करती है, और जब मोमेंटम ज्यादा होता है, तो हमें ज्यादा ताकत की आवश्यकता होती है। फ्रिक्शन वह ताकत है जो दो सतहों के बीच उनके एक दूसरे से रगड़ने को रोकती है। हमारे मामले में यह कार के टायर और सड़क के बीच की ताकत है। ज्यादा फ्रिक्शन का मतलब है कि कार जल्दी रुक जाएगी, क्योंकि टायर सड़क को अच्छे से पकड़ सकते हैं। कम फ्रिक्शन का मतलब है कि रुकने में ज्यादा समय लगेगा, क्योंकि रुकने के लिए कम प्रतिरोध मिलेगा। अब चलिए
हम यह देखते हैं कि आइस और कंक्रीट जैसी सतहें फ्रिक्शन को कैसे प्रभावित करती हैं। कंक्रीट में खुरदरापन होता है और यह उच्च फ्रिक्शन प्रदान करता है, यानी टायर सड़क को अच्छे से पकड़ सकते हैं। यह उच्च फ्रिक्शन कार को जल्दी रुकने में मदद करता है, यानी इसे रुकने में कम दूरी लगती है। दूसरी ओर आइस बहुत चिकनी होती है और यह बहुत कम फ्रिक्शन प्रदान करती है। जब कार बर्फ पर होती है तो टायर सड़क को ठीक से नहीं पकड़ पाते, जिससे कार को रुकने में ज्यादा समय लगता है और इसे रुकने में ज्यादा दूरी चाहिए। वास्तविक जीवन में यही कारण है कि ब्रेकिंग डिस्टेंस बर्फीली सड़कों पर बहुत लंबा होता है, जबकि कंक्रीट की सड़कों पर कम। जब आप ब्रेक लगाते हैं तो फ्रिक्शन इस ब्रेकिंग प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बर्फीली सड़कों पर कम फ्रिक्शन होने के कारण कार का मोमेंटम धीमे से रुकता है, जबकि कंक्रीट पर यह तेजी से रुकता है, क्योंकि वहां ज्यादा फ्रिक्शन होता है। न्यूटन के गति के नियम भी इस प्रक्रिया को समझाने में मदद करते हैं। पहला नियम, लॉ ऑफ इनर्शिया। कोई वस्तु तब तक गति करती रहती है जब तक उस पर बाहरी बल न लगाया जाए। कार चलती रहती है और ब्रेक्स उसे रोकने की कोशिश करते हैं। जितना ज्यादा मोमेंटम होगा, उतना अधिक बल हमें कार को रोकने के लिए चाहिए। दूसरा नियम, F इक्वल्स टू मास मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन। कार को रोकने के लिए जरूरी बल उसकी मास और एक्सेलरेशन, या इस मामले में डिसेलरेशन से जुड़ा होता है। कम फ्रिक्शन वाली सतहों पर डिसेलरेशन धीमी होती है, जिससे कार को रुकने में ज्यादा समय लगता है। तीसरा नियम, प्रत्येक क्रिया का एक समान और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। जब आप ब्रेक दबाते हैं तो ब्रेक्स टायर पर एक बल लगाते हैं जो सड़क के खिलाफ होता है। बर्फ पर यह प्रतिक्रिया बल कमजोर होता है, जिससे कार को रोकना और भी मुश्किल हो जाता है। अब जब हम विज्ञान समझ चुके हैं तो आइए फिर से हमारे पोल सवाल पर लौटते हैं। किस सतह पर कार को रुकने में ज्यादा समय लगेगा, बर्फ या कंक्रीट? उत्तर है आइस, क्योंकि बर्फ में कम फ्रिक्शन होती है, इसलिए कार को रुकने में ज्यादा समय लगता है। दरअसल आपने शायद खुद अनुभव किया होगा कि बर्फ पर ब्रेक लगाने पर अक्सर स्किडिंग हो जाती है, क्योंकि टायर सड़क को सही से पकड़ नहीं पाते। यहां एक इंटरैक्टिव चुनौती है। अगले समय जब आप गाड़ी चला रहे हों तो ध्यान दें कि विभिन्न सड़क की परिस्थितियां रुकने की दूरी को कैसे प्रभावित करती हैं। आप यह अनुमान लगाने की कोशिश कर सकते हैं कि वेट रोड्स, ड्राई रोड्स या आइसी पैचेस पर रुकने में कितना समय लगेगा। आप इसे सिमुलेशंस या कार वीडियोस के माध्यम से भी टेस्ट कर सकते हैं, जहां अलग अलग सतहों पर कार रुकने की दूरी दिखाई जाती है और आप वास्तविक समय में परिणामों की तुलना कर सकते हैं। तो अगली बार जब आप बर्फीली सड़कों पर गाड़ी चला रहे हों तो ध्यान रखें, मोमेंटम और फ्रिक्शन के सिद्धांत यह निर्धारित करते हैं कि आपकी कार को रुकने में कितना समय लगेगा। बर्फ पर रुकना ज्यादा मुश्किल होता है क्योंकि वहां कम फ्रिक्शन होती है। यही कारण है कि बर्फीली सड़कों पर ब्रेकिंग डिस्टेंस ज्यादा होता है। यह विज्ञान को समझना और इसे सेफ ड्राइविंग में लागू करना महत्वपूर्ण है, खासकर सर्दियों में। आज के क्विज और चर्चा में शामिल होने के लिए धन्यवाद। सड़कों पर सुरक्षित रहें और याद रखें, आपकी कार की गति के पीछे हमेशा फिजिक्स काम कर रही है, जो यह समझने में मदद करती है कि चीजें इस तरह से क्यों होती हैं। आज हम जानेंगे कि आपका फ्रिज कैसे काम करता है। हम सभी जानते हैं कि फ्रिज हमारे खाने को ठंडा रखता है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यह कैसे होता है? अंदर चीजें ठंडी क्यों हो जाती हैं और फ्रिज में गैस के साथ क्या हो रहा है? आज हम आपके फ्रिज के ठंडा करने की प्रक्रिया के पीछे के विज्ञान को समझेंगे, जिसमें कुछ थर्मोडायनामिक सिद्धांत भी शामिल हैं, जो आपके खाने को ताजगी बनाए रखने में मदद करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले आइए एक तेज क्विज लेते हैं। जब एक फ्रिज में गैस को संपीड़ित किया जाता है तो क्या होता है? ए, यह ठंडा हो जाती है। बी, यह गर्म हो जाती है। सी, इसका तापमान वही रहता है। सोचने के लिए एक पल लें। आपका अनुमान क्या है? तैयार हैं? तो आइए जानते हैं। आपके फ्रिज के काम करने का मुख्य कारण थर्मोडायनामिक्स यानी गर्मी और ऊर्जा के स्थानांतरण का विज्ञान है। फ्रिज एक ठंडा करने वाली प्रक्रिया पर निर्भर करता है, जिसमें एक गैस अंदर से गर्मी अवशोषित करती है और फिर इसे बाहर छोड़ देती है। इस प्रक्रिया के माध्यम से फ्रिज के अंदर का तापमान ठंडा रहता है, जबकि बाहर की गर्मी को कमरे में छोड़ दिया जाता है। तो यह कैसे काम करता है? आइए इसे समझते हैं। द रेफ्रिजरेशन साइकिल एक कंप्रेसर एक विशेष गैस, जिसे रेफ्रिजरेंट कहते हैं, को संपीड़ित करता है।
जब गैस संपीड़ित होती है तो यह गर्म हो जाती है। यह हमारे क्विज का उत्तर है बी, यह गर्म हो जाती है। गैस बहुत गर्म और उच्च दबाव वाली हो जाती है। इसके बाद यह गर्म और दबाव वाली गैस कंडेंसर कॉइल से होकर गुजरती है, जो आपके फ्रिज के पीछे या नीचे होती है। जैसे ही यह इन कॉइल से गुजरती है, गैस की गर्मी आसपास की हवा में स्थानांतरित हो जाती है और गैस ठंडी होकर तरल में बदल जाती है। फिर यह तरल रेफ्रिजरेंट एक्सपेंशन वाल्व के माध्यम से गुजरता है, जहां इसका दबाव अचानक घट जाता है। जैसे ही दबाव कम होता है, रेफ्रिजरेंट इवेपोरेट होना शुरू हो जाता है और गैस में बदल जाता है। लेकिन यहां मजेदार बात यह है कि जब यह गैस बनती है तो यह फ्रिज के अंदर से गर्मी अवशोषित करती है, जिससे फ्रिज का तापमान ठंडा हो जाता है। अब यह ठंडी गैस इवेपोरेटर कॉइल से होकर गुजरती है, जो फ्रिज और फ्रीजर के अंदर स्थित होती है। जब ठंडा रेफ्रिजरेंट अंदर की हवा से गर्मी अवशोषित करता है तो फ्रिज का तापमान गिरने लगता है। इसके बाद यह चक्र फिर से दोहराया जाता है, जब कंप्रेसर गैस को फिर से संपीड़ित करता है और प्रक्रिया फिर से शुरू हो जाती है। फ्रिज लगातार रेफ्रिजरेंट को घुमाकर और गर्मी बाहर निकालकर अंदर का तापमान ठंडा बनाए रखता है। अब चलिए हम इस प्रक्रिया के पीछे के थर्मोडायनामिक्स के सिद्धांतों के बारे में बात करते हैं। फ्रिज हीट ट्रांसफर के सिद्धांत का उपयोग कर रहा है ताकि अंदर से गर्मी बाहर निकाल सके। जब रेफ्रिजरेंट गैस को संपीड़ित किया जाता है तो उसके अणु एक दूसरे के पास आ जाते हैं, जिससे गैस का दबाव और तापमान बढ़ जाता है। जब रेफ्रिजरेंट का विस्तार होता है तो उसके अणु फैल जाते हैं, जिससे तापमान गिर जाता है। यही वह तरीका है जिससे फ्रिज अंदर से गर्मी खींचता है और अंदर का तापमान ठंडा हो जाता है। अब इसे और भी मजेदार और इंटरेक्टिव बनाते हैं। एक फ्रिज चैलेंज करते हैं। मान लीजिए आपके पास 2 ड्रिंक्स हैं, एक मेटल कैन में और एक प्लास्टिक बॉटल में। यदि दोनों को एक ही समय में फ्रिज में रखा जाए तो कौन सा ड्रिंक ज्यादा जल्दी ठंडा होगा? क्या आप अनुमान लगा सकते हैं? यहां एक हिंट है, मेटल कैन प्लास्टिक बोतल से ज्यादा जल्दी ठंडा हो जाएगा। इसका कारण यह है कि धातु बेहतर हीट कंडक्टर होती है, जिससे यह फ्रिज के अंदर की ठंडी हवा को जल्दी से ठंडा कर देती है, जबकि प्लास्टिक ऐसा नहीं कर पाता। तो अंत में आपका फ्रिज एक विशेष गैस रेफ्रिजरेंट का उपयोग करके काम करता है, जिसे संपीड़ित किया जाता है और फिर विस्तारित किया जाता है, जिससे वह गर्मी अवशोषित और रिलीज करता है। गैस गर्म हो जाती है जब संपीड़ित की जाती है और ठंडी हो जाती है जब यह विस्तारित होती है। यह प्रक्रिया लगातार जारी रहती है और फ्रिज अंदर का तापमान ठंडा बनाए रखता है। क्विज और चैलेंज में भाग लेने के लिए धन्यवाद। अब आप जानते हैं कि फ्रिज कैसे आपके खाने को ठंडा रखता है। अगली बार जब आप अपना फ्रिज खोलें तो याद रखें कि यह थर्मोडायनेमिक्स का जादू काम कर रहा है, ताकि आपके ड्रिंक्स ठंडे और खाने को ताजगी बनी रहे। आज हम इस विषय को समाप्त कर रहे हैं, लेकिन हम इसे अपने अगले वीडियो में जारी रखेंगे। तब तक इसके लिए प्रतीक्षा करें और हमारे साथ बने रहें। कृपया मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें।